नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अनुष्ठा और मैं हूँ दिव्यांशु। आज हमारी धरोहर में हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ नदियाँ सिर्फ बहती नहीं थीं, इतिहास रचती थीं। जहाँ मिट्टी के नीचे छिपी है राजसत्ता की नींव, जहाँ गलियों से साम्राज्य की गूंज उठती थी और जहाँ से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा तय होती थी। ये वो स्थान है जहाँ सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं, व्यवस्था, कानून और दूरदर्शिता से चलती थी। जहाँ राजमहल लकड़ी और पत्थर से बने थे, लेकिन उनकी छाया पूरे देश पर पड़ती थी। जहाँ व्यापारिक मार्ग मिलते थे, जहाँ नदियाँ सुरक्षा भी थीं और समृद्धि का रास्ता भी। ये वो शहर था जिसे विदेशी यात्री देखकर हैरान रह जाते थे और जिसकी योजना को देखकर दुनिया ने भारत की प्रशासनिक शक्ति को पहचाना। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये सत्ता, संस्कृति और संगठन का केंद्र था। तो आइए अब चलते हैं उस नगर की ओर जिसने सदियों तक भारत की सत्ता की दिशा निर्धारित की। पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, भारत के बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये नगर गंगा, सोन और गंडक नदियों के निकट होने के कारण प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापार दोनों के लिए आदर्श स्थान रहा है। इतिहासकारों के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रारंभिक नाम पाटलीग्राम था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे एक किलेबंद नगर के रूप में विकसित किया। धीरे धीरे ये एक छोटे सैन्य दुर्ग से एक संगठित और नियोजित राजधानी में बदल गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को वास्तविक महत्व मिला। मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहीं से भारत के पहले विशाल साम्राज्य का संचालन हुआ। पाटलिपुत्र सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं था, ये प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का मुख्यालय था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे, उन्होंने अपनी रचना इंडिका में पाटलिपुत्र को उस समय का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित नगर बताया। मेगास्थनीज के वर्णन के अनुसार पाटलिपुत्र लकड़ी की विशाल प्राचीरों से घिरा था, जिसमें सैकड़ों बुर्ज और अनेक द्वार थे। नगर की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि नदियां स्वयं इसकी रक्षा रेखा बन जाती थीं। पाटलिपुत्र की नगर योजना अपने समय में बहुत आगे थी। ये चौड़ी सड़कों का जाल था, नालियों और जल निकासी की व्यवस्था थी और अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक भवन, आवासीय क्षेत्र और बाजार भी बनाए गए थे। मौर्य शासन के दौरान ये नगर भारत के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ बन गया। यहाँ से कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली, सेना का संचालन और विदेशी संबंध नियंत्रित होते थे। अशोक के शासनकाल में ये नगर न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बना। यहीं से धर्म की नीति पूरे समाज में फैली। अशोक के समय पाटलिपुत्र में बौद्ध सभाएं आयोजित हुईं। शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से राज्य की नीतियां जनता तक पहुंची। पाटलिपुत्र उस दौर में एक ऐसा नगर था जहां सत्ता और नैतिकता एक साथ चलने का प्रयास कर रही थी। कला और स्थापत्य के दृष्टिकोण से पाटलिपुत्र मौर्य काल की पहचान था। यहाँ बने राजमहल लकड़ी से निर्मित थे, लेकिन उनकी सजावट, स्तंभ और योजना राजसी वैभव को दर्शाती थी। आज के कुम्हरार क्षेत्र में मिले अवशेष, विशेष रूप से सभा भवन के स्तंभ, ये प्रमाण देते हैं कि पाटलिपुत्र में विशाल सार्वजनिक भवन मौजूद थे। मौर्य काल के बाद भी पाटलिपुत्र का महत्व समाप्त नहीं हुआ। शुंग, गुप्त और अन्य वंशों के समय ये नगर अलग अलग रूपों में जीवित रहा। गुप्त काल में ये बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना। समय के साथ नदियों के मार्ग बदलते गए, राजधानियां बदली और पाटलिपुत्र धीरे धीरे इतिहास की परतों में ढकता चला गया। लेकिन इसकी मिट्टी में आज भी उस साम्राज्य की स्मृति बसी है जिसने भारत को पहली बार एक संगठित राजनीतिक पहचान दी। इतिहास केवल किताबों में लिखी हुई कहानियां नहीं होता। इतिहास उन जगहों से सांस लेता है जहां कभी साम्राज्य बसे, फैसले लिए गए और सभ्यताओं ने आकार लिया। पाटलिपुत्र भी एक ऐसा ही शहर था जहां से भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक
मौर्य साम्राज्य ने अपनी दिशा तय की। यहीं से शासन की नीतियां बनी, यहीं से प्रशासन की व्यवस्था मजबूत हुई और यहीं से एक विशाल भूभाग को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, साम्राज्य बदले, राजधानियां बदली और इतिहास की कई परतें मिट्टी के नीचे दबती चली गई, लेकिन आज भी उस प्राचीन वैभव की गूंज हमें सुनाई देती है। आज का पटना उसी पाटलिपुत्र का आधुनिक रूप है, जहाँ एक ओर आधुनिक जीवन है, वहीं दूसरी ओर जमीन के नीचे प्राचीन भारत की नींव दबी हुई है। दोस्तों, पाटलिपुत्र हमें ये सिखाता है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते, वो विचारों, व्यवस्था और दूरदर्शिता से बनते हैं। दोस्तों, जब तक ये प्राचीरें खड़ी हैं तब तक हमारा गौरव जिंदा है। ये हमारी सोच और हमारे इतिहास की भाषा है, हमारी शान की पहचान है और हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र सिर्फ एक प्राचीन नगर नहीं था, वो भारत की पहली संगठित सोच का प्रतीक था। ये वो जगह थी जहाँ सत्ता का मतलब सिर्फ शासन नहीं बल्कि व्यवस्था, उत्तरदायित्व और दूरदर्शिता थी। आज जब हम पटना की सड़कों से गुजरते हैं तो शायद हमें एहसास नहीं होता कि इन्हीं रास्तों के नीचे कभी एक साम्राज्य की धड़कन बहती थी। पाटलिपुत्र हमें याद दिलाता है कि हमारी धरोहर सिर्फ किले और मंदिर नहीं बल्कि वो नगर भी हैं जिन्होंने हमें शासन करना सिखाया। जरूरत है कि हम इन स्थानों को सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें समझें, संभालें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब तक हम अपनी जड़ों को पहचानते रहेंगे तब तक हमारी पहचान भी मजबूत रहेगी। इस ही विचार के साथ यही पूरा होता है हमारा आज का सफर हमारी धरोहर का। अब अगले अंक में हम फिर से चलेंगे किसी एक और गौरवशाली सफर पर हमारी धरोहर में।